नमस्कार दोस्तों, द डेली ब्रॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज डेट है 11 मार्च और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल का एनालिसिस। ध्यान रखिए, ये पूरा का पूरा वीडियो हिंदी में होने वाला है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं इस कार्टून से जो एडिटोरियल सेक्शन के नीचे रोज़ आता है। आज के इस कार्टून में जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक तरफ से मोदी जी दिखाए गए हैं और दूसरी तरफ से ममता बनर्जी को दिखाया गया है। दोनों तरफ से दिखाया गया किस तरीके से दोनों बाय बाय कह रहे हैं, बट जो मोदी जी कह रहे हैं वो यहाँ पर बाय मतलब करता है कि कंपनीज किस तरीके से जो डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है उसमें सारे जो गवर्नमेंट के एसेट्स हैं उनको खरीदेंगी, और दूसरी तरफ से जो ममता बनर्जी बाय बाय कह रही हैं वो ये दिखाता है कि किस तरीके से उनके पार्टी के जो मेंबर्स हैं वो आज उनको छोड़ के जा रहे हैं। तो यहाँ पर स्टेटमेंट एक जैसे हैं लेकिन मतलब दोनों का अलग अलग है। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ दिखाया गया है कि किस तरीके से जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो आ रहे हैं जितना भी डिसइन्वेस्टमेंट हुआ है उसे खरीदने के लिए। तो यहाँ पर इस तरीके से ये पॉलिटिक्स को दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं, आज की इस वीडियो को हम शुरू करने वाले हैं एक बहुत अच्छे कोट से। जैसा यहाँ पर कोट में लिखा गया है, यू हैव टू ड्रीम बिफोर योर ड्रीम्स कैन कम ट्रू। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कहना चाहते हैं यहाँ पर जो राइटर हैं वो ये बताना चाहते हैं कि किसी भी सपने को सच करने से पहले आपको उस सपने को देखना पड़ेगा। क्योंकि जनरली होता क्या है कि लोग काम करने लग जाते हैं, बट जनरली लोगों के पास एक पर्टिकुलर विजन नहीं होता, एक एम नहीं होता जिस एम के साथ काम करना है। तो पहले आपको किसी भी गोल को अचीव करना है तो आपको उसको खुली आंखों से उसका सपना देखना पड़ेगा। उसी के बाद आप एक रोड मैप तैयार कर सकते हैं और उसी रोड मैप पे आप चलने के बाद उसको आप अचीव कर सकते हैं। ये यहाँ पर इस शानदार कोट में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं टोटल 5 अलग अलग एडिटोरियल आर्टिकल्स का एनालिसिस। ध्यान रखिए, एडिटोरियल जो आते हैं वो काफ़ी सारे न्यूज़पेपर में मतलब आते हैं, लेकिन सारे के सारे आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू या आपके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट नहीं होते हैं। क्योंकि कई सारे आर्टिकल्स उसमें इस टाइप के भी होते हैं जो देश में पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है उस पर डिपेंडिंग होते हैं और वो हमारे लिए उतना रेलिवेंट नहीं होता है। शुरुआत करते हैं, जो पहला एडिटोरियल दिया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं, अपहिल रेस्क्यू लिखा गया है। इस आर्टिकल में ये डिस्कस किया गया है किस तरीके से उत्तराखंड में जो पॉलिटिक्स है उसने एक बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज एकदम से लिया और ज़्यादा लोगों को एकदम से एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी कि चीफ मिनिस्टर जो है वो रिज़ाइन कर लेंगे। तो यहाँ पर बताया गया कि कारण क्या रहा, किस तरीके से पूरा रेजिग्नेशन प्रोसेस हुआ और मतलब इसका मेन रीज़न क्या था कि चीफ मिनिस्टर को चेंज किया गया, तो वो यहाँ बताया गया है। उसके बाद का जो आर्टिकल है उसमें जैसे बताया गया है कि जो इन्वायरमेंट के जो EIA की रिपोर्ट थी कुछ टाइम पहले, जो ड्राफ्ट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की रिपोर्ट आई थी, उसमें काफ़ी सारे जो उनके प्रावधान थे उनको बदल दिया गया। और बदला इसलिए गया ताकि जल्दी से जल्दी जितने भी सरकारी प्रोजेक्ट हैं वो आगे बढ़ पाएँ। तो इसलिए जो चेंजेस हुए उनसे थोड़ा राइटर नाराज़ हैं और इनफैक्ट जो काफ़ी सारे लोग हैं वो भी नाराज़ हैं। तो राइटर उसी चीज़ के बारे में इस आर्टिकल में डिस्कस कर रहे हैं कि किस किस तरीके से उन सब बदलाव ने इन्वायरमेंट में दिक्कतें पैदा की हैं, वो इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। उसके बाद जो तीसरा आर्टिकल है उसमें यहाँ पर राइटर बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके से इंडिया की जो आज पॉलिसी है, जो एक तरीके से आप कह सकते हैं जो डिप्लोमेसी है, वो एक सही डायरेक्शन में जा रही है। जहाँ पर हम दोनों फ्रंट में, यानी पाकिस्तान फ्रंट में और उसी के साथ साथ जो चाइना का फ्रंट है, दोनों साइडों में हमने हमारी डिप्लोमेसी जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। ये यहाँ पर राइटर इस आर्टिकल में बताना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो आर्टिकल इसमें बताया गया कि नेपाल में आज की डेट में किस तरीके का एक पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है। फुल्ली पॉलिटिकल क्राइसिस तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ऐसा है कि मतलब अलग अलग पार्टी जो हैं उनके ओपिनियन में डिफरेंस है और उसकी वजह से काफ़ी सारे वहाँ के कोर्ट ने रूलिंग्स भी दी गई हैं और उन रूलिंग्स के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा जो अगला आर्टिकल है यहाँ पर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है उसके लिए काफ़ी सारे फैक्ट्स और फिगर बताया गया है। फैक्ट और फिगर अलग अलग हैं, राज्य के भी बताए गए हैं, केंद्र के भी बताए गए हैं, और किस तरीके से ये सिस्टम कितना एफिशिएंट है और इसमें क्या क्या बदलाव लाने की ज़रूरत है, इस चीज़ के बारे में राइटर यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं, हमारा जो पहला आर्टिकल है वो है नेपाल की पॉलिटिक्स के बारे में। अब देखिए, जैसे आपको पता है कि बहुत टाइम से चल रहा है, जब से इंडिया और चाइना का स्टैंड ऑफ भी हुआ उस टाइम से भी काफ़ी हम देख सकते हैं कि नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो चाइना के इन्फ्लुएंस में भी आए थे और चाइना ने भी काफ़ी रेगुलेशन किया था नेपाल की पॉलिटिक्स में। तो उसके बारे में भी यहाँ पर थोड़ा हिंट दिया गया है और उसके अलावा ये भी बताया गया है कि किस तरीके से जो उनकी खुद की NCP है वो अलग अलग पार्ट में अंदर ही डिवाइड हो चुकी है। फॉर्मली तो डिवाइड नहीं हुई है, यानी कागज़ों में डिवाइड नहीं हुई, लेकिन अंदर लोगों में काफ़ी ज़्यादा ओपिनियन में डिफरेंस है और ये इसके बारे में भी बताया गया है। तो जैसा यहाँ राइटर बता रहे हैं कि नेपाल की जो पॉलिटिक्स है उसने एक बिल्कुल ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने 2 अलग अलग रूलिंग दी थी, एक फरवरी 23 को और एक 7 मार्च को दी गई थी,
और इसमें जो के पी शर्मा ओली हैं उनकी जो स्टेटमेंट है उनको एक तरीके से उनका ओवरटर्न कर दिया गया था, उनका एक तरीके से नकार दिया गया आप कह सकते हैं। पहला तो ये स्टेटमेंट ये था, और दूसरा ये था कि उनका जो एनसीपी का जो रजिस्ट्रेशन था उसको भी इनवैलिडेट कर दिया, उसको भी बिल्कुल नकार दिया गया वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने। तो इन सब के बारे में बताया गया है और बताया गया कि आज के डेट में के पी शर्मा ओली के सामने क्या क्या बाधाएं खड़ी हैं। तो जो पहला जो सुप्रीम कोर्ट का वहाँ का जो वर्डिक्ट था उसमें बताया गया कि किस तरीके से सुप्रीम को के पी शर्मा ओली ने जो उनका पार्लियामेंट है यानी जो लोअर हाउस था उसको डिज़ोल्व करने का सोचा था। अब डिज़ोल्व करने के लिए भी पीछे कारण था, और इसमें कारण ये था कि वहाँ पर जो पुष्प कमल दहल हैं और जो माधव कुमार नेपाल जो उनकी पार्टी में थे वो उन्हीं को एक तरीके से चैलेंज कर रहे थे। और चैलेंज क्यों कर रहे थे उसका भी एक कारण था कि वो कहते थे कि इनका जो गवर्नेंस का तरीका है यानी जो काम करने का तरीका सरकार का वो सही नहीं है, उसको बदलने की ज़रूरत है। तो इसलिए उनको चैलेंज किया जा रहा था। और पुष्प कमल दहल का अगर आपने नाम अगर शॉर्ट फॉर्म में सुना होगा, उनको कई बार प्रचंडा भी कहते हैं, लेकिन जनरली ये नाम ही फॉर्मली न्यूज़ में रहता है। तो अब क्योंकि ये देखिए जैसे ओपिनियन में डिफरेंस आ चुके हैं तो सही सिंपल सी बात है पार्टी उतना सही डायरेक्शन में नहीं चल पाएगी। तो क्योंकि के पी शर्मा ओली को कोई और रास्ता नज़र नहीं आ रहा था तो उन्होंने लोअर हाउस यानी जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है नेपाल में उसको डिसॉल्व करने की बात की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो है कि उनका जो ये डिसीजन था उसको एक तरीके से नकार दिया कि ये सही नहीं है। और उसके अलावा भी यहाँ पर बताया गया कि किस तरीके से आगे चीज़ें जो थी वो गड़बड़ रही, क्योंकि जो डिफरेंस इन ओपिनियन था उस तरीके से लोअर जो गवर्नमेंट का साइड था वो सही काम नहीं कर पा रहा था। ऑल दो के पी शर्मा ओली ने मतलब ये दर्शाना चाहा और हमेशा की जो पार्टी है वो सही डायरेक्शन में चल रही है, लेकिन ये चीज़ें बहुत देर तक नहीं चल पाती हैं। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ हेक्टिक पॉलिटिकल कैंपेन्स के बारे में बताया गया है कि जो सही तरीके से होने चाहिए तो वो कितने हेक्टिक तरीके से कराए गए हैं। उसके अलावा अब क्योंकि कोर्ट ने रूलिंग दे दी थी और उसके अलावा उनके खुद की पार्टी के मेंबर्स जो थे वो उनके साथ नहीं थे, तो फिर सिंपल सी बात है अब ओली भी कितने टाइम तक टिक पाते, इसलिए उन्होंने भी सिंपल से कोर्ट का जो डिसीजन था उसको मतलब तमीज़ से एक्सेप्ट कर लिया, ऐसा यहाँ राइटर बताना चाहते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जैसा आप देख सकते हैं इस फोटो में भी किस तरीके से के पी शर्मा ओली जो है सीपीएन माओइस्ट जो पुष्प कमल दहल है उनके साथ हैंडशेक यहाँ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की फ़ोटो ली गई है। उसके बाद जब डिसोल्यूशन की जब बात आई तो जहाँ पर मेन अपोजिशन पार्टी नेपाली कांग्रेस थी, उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया कि किस तरीके से जो वहाँ के जो मतलब वहाँ उन सब ने एक तरीके से रेजोल्यूशन पास किया कि वो किस तरीके से के पी शर्मा ओली को डाउन कर देंगे सीट से। लेकिन अब रेजोल्यूशन पास करने के लिए जो एंड होता है एंड पॉइंट पे वहाँ पर प्रेसिडेंट की एक तरीके से आप कहते हैं सहमति चाहिए होती है, लेकिन जो प्रेसिडेंट थे उनके ओपिनियन बाकी मेंबर्स के साथ नहीं थे, बाकी मेंबर्स के ओपिनियन थोड़े अलग थे और प्रेसिडेंट के ओपिनियन यहाँ पर अलग थे, इसलिए प्रेसिडेंट ने इसको नकार दिया, उन्होंने इस रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट नहीं किया। जैसे यहाँ लिखा गया है कि द प्रेसिडेंट शेर बहादुर देवबा वॉजेंट एज वोकल एज अगेंस्ट द डिसोल्यूशन, यानी वो डिसोल्यूशन के अगेंस्ट उतना नहीं थे जितना बाकी सारे लीडर्स अपोजिशन पार्टी के थे। उसके अलावा यहाँ पर ये बताया गया है कि किस तरीके से जो जनता समाजवादी पार्टी है उन्होंने इस बार सिंपल वेट एंड वॉच यानी खड़े होकर देखते रहो वाली पॉलिटिक्स एक तरीके से खेली गई है। यहाँ पर एनसीपी जो है वो अपने अंदर ही अंदर दो गुटों नहीं कह सकते, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। ऑल्दो ये ऐसा हुआ कि ये फॉर्मली कागज़ में कभी किसी के सामने डिवाइड नहीं हुआ, क्योंकि आज भी न्यूज़ में वो यही बताते हैं कि जो एनसीपी है वो एक ही पार्टी है, लेकिन अंदर अंदर जो है कि वहाँ पर दो अलग अलग पार्टीज बन चुकी थी। एक तरफ तो थे जो अभी जो एक तरफ तो थे के पी शर्मा ओली खुद, और दूसरी तरफ प्रचंडा और नेपाल एक साथ आ चुके थे। तो ये बताता है कि किस तरीके से पार्टी की जो गवर्नेंस है उसमें दिक्कतें आ गई, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि दरारें आ गई थी। और उसके अलावा ये भी बताया गया कि जब एनसी और जेएसपी यानी जो जनता समाजवादी पार्टी है उनको जब प्रचंडा उनके पास आए, प्रचंडा और मिस्टर नेपाल जब उनके पास एक साथ गए और उन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनाई कि वो किस तरीके से ओली को सरकार बनाने से यानी मतलब उनको आगे जाके उनके जो लोअर हाउस में उनको गिरा देंगे, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में ये हुआ कि क्या बोलते हैं ज़्यादा उनकी हेल्प नहीं की बीजेएसपी जो पार्टी ने, उन्हें ज़्यादा उनकी हेल्प नहीं की, क्योंकि अल्टीमेटली वो वेट एंड वॉच वाली जो पॉलिटिक्स है उसको खेल रहे थे। तो यहाँ पर दिखाया गया कि किस तरीके से एक पार्टी वेट एंड वॉच की पॉलिटिक्स खेल रही, मतलब देख रही थी कि अंदर ही अंदर दूसरी पार्टी अंदर ही अंदर आपस में उनमें लड़ाई हो जाए और वो बढ़ जाए, और उसके बाद जो तीसरी पार्टी है वो बीच में अपना मेन गेम खेलेगी। जैसा आप यहाँ बता सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर दिखाया गया कि एनसीपी का मेन जो स्टेटस है वो अनचेंज रहेगा, यानी उसको बदला नहीं जाएगा, लेकिन अंदर ही अंदर यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें भी दिखाई गई हैं। उसके अलावा यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ओली जो हैं वो मतलब अभी यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं लिखा गया ओली स्टेप्स डाउन फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर पोस्ट और फ्रॉम द पार्टी चेयरमैनशिप, लेकिन जो उसकी जगह पे मिस्टर नेपाल जो हैं वो एक्चुअल में सीट पे आने की
बहुत कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मैंने जैसा आपको बताया कि प्रचंडा और जो मिस्टर नेपाल हैं वो एक साइड पे हो रखे हैं और अगली साइड पे बिल्कुल हम देख सकते हैं वहाँ पर के पी शर्मा ओली अकेले खड़े हैं। अब क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस इन ओपिनियन है, तो अगर के पी शर्मा ओली नीचे आएंगे तो डेफिनेटली सी सिंपल सी बात है कि प्रचंडा या मिस्टर नेपाल में से कोई ना कोई ऊपर सीट के लिए आगे लड़ेगा। तो वही चीज़ यहाँ पर दिखाई गई है। और यहाँ पर ये भी बताया गया कि किस तरीके से प्रीवियस माओई सेंटर जो है उनका, यानी जो मतलब सीपीएम पार्टी जो है उसका सपोर्ट उनके साथ है। और अगर आज की डेट में के पी शर्मा ओली जो है नीचे आ जाते हैं तो प्रचंडा और मिस्टर नेपाल जो हैं ये कोएलिशन गवर्नमेंट बहुत इजीली फॉर्म कर सकते हैं, यानी गठबंधन की सरकार जो है वहाँ बहुत आराम से फॉर्म हो जाएगी। और क्योंकि सिंपल सी बात है, देखो यहाँ बताया गया कि ओली और जो मिस्टर नेपाल है उनमें डिफरेंसेस सॉल्व बहुत जल्दी नहीं होने वाले हैं, क्योंकि मिस्टर ओली जो हैं वो अपने ही स्टेटमेंट पे खड़े हैं। वो मतलब वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते एक तरीके से। और दूसरी तरफ से बताया गया कि किस तरीके से पुष्प कमल दहल और मिस्टर नेपाल जो है वो एक तरफ होकर कोएलिशन गवर्नमेंट बनाने की सोच रहे हैं। अब यहाँ पर राइटर ये कहना चाहते हैं कि जो नेपाल की पॉलिटिक्स है वो एक तरीके से अनप्रिडिक्टेबल है, यानी हमें नहीं पता कब क्या हो जाए। कुछ टाइम पहले जैसा आपको पता है कि चाइना का बहुत ज़्यादा रोल दिखाया जा रहा था वहाँ पर, कि चाइना किस तरीके से वहाँ पर सारे जो पार्टीज़ हैं, जो मतलब के पी शर्मा ओली को किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है। और जब पार्टी के बीच में खुद के वो आए डिफरेंसेस हो गए पार्टी में, तो उस टाइम उन डिफरेंसेस को किस तरीके से जो चाइनीज़ डिप्लोमेट है उन्होंने वहाँ पर सॉल्व किया। तो आज की डेट में वही सीन हो रहा है कि यहाँ पर जो वहाँ पर यही हो रहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है वो अभी तो चाइना के इन्फ्लुएंस में नहीं है, लेकिन आपस में जो पार्टी है के अंदर के लोग हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। तो ये दिखाता है कि किस तरीके से नेपाल की जो पार्टी है उसमें अनसर्टेनिटी खुद है और हमें नहीं पता कि कब वहाँ पर क्या हो जाए। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि जो अभी का जितना भी रिसेंट पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ है, कोविड के दौरान जो भी हुआ, चाइना का जो भी रोल आया, ऊपर से चाइना के जो नेपाल के जो लोग हैं वो खुद प्रोटेस्ट कर रहे थे कि किस तरीके से वहाँ के किस तरीके से के पी शर्मा ओली चाइना को नेपाल में ला रहे हैं, और ये उनको दिखाई भी नहीं दे रहा। लोग ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स वहाँ बना रहे थे। तो इन सब जो चीज़ें एक साथ यहाँ पर दिखाई जा रही हैं उससे पता चलता है कि के पी शर्मा ओली का टेन्योर जो है एक तरीके से फेलियर ही कह सकते हैं। और राइटर यहाँ कहना चाहते हैं कि ये एक फेलियर दिखा रहा है कि वो अपनी पार्टी को ही मैनेज तमीज़ से नहीं कर पाए। यहाँ पर राइटर ये चीज़ कहना चाहते हैं। तो बेसिकली इस आर्टिकल में यही सब दिखाया गया था कि किस तरीके से आज की डेट में नेपाल क्रॉस रोड में है, यानी पार्टी के अंदर के लोग आपस में एक दूसरे के सामने खड़े हैं, जिस तरीके से पार्टी की जो गवर्नेंस है पूरी कंट्री पे वो ख़राब हो रही है। अब अगले आर्टिकल पे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर जैसा हम देख सकते हैं पीडीएस की बात कही है, यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि जो हम रेशन शॉप जिसको कहते हैं, हम नॉर्मल भाषा में जिनको राशन की दुकानें कहते हैं, उनको फॉर्मली इकोनॉमी के टर्म्स में क्या कहा जाता है? जैसे हम जो डिस्ट्रीब्यूशन उसका होता है उसको फॉर्मल टर्म्स में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं, लेकिन जो जिस दुकानों में बेचा जाता है उन दुकानों को फॉर्मली क्या कहते हैं, या मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर आपने इंडियन इकोनॉमी पढ़ी है तो आपको इसका आंसर ज़रूर पता होगा, वरना इस आर्टिकल के बाद भी मैं इसका आंसर दे दूंगा आपको। तो देखिए यहाँ पर जैसे बताया गया कि किस तरीके से आज की डेट में यहाँ पर पीडीएस जो है उसको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है और पॉलिटिकल स्टेप भी हमें लेने की ज़रूरत है, ताकि जो सब्सिडी बिल है और जो लीकेज का स्कोप है वो कम हो जाए। अब सब्सिडी बिल की बात क्यों की गई है? अभी कि अगर आपने बजट में ध्यान दिया होगा तो सब्सिडीज़ सबसे बड़ा पार्ट एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूट करता है बजट का। पहले से क्या होता था, जनरली डिफेंस होता था, थोड़ा बहुत एजुकेशन सेक्टर होता था, एग्रीकल्चर सेक्टर होता था, इसका डेटा प्रोमिनेंट मतलब बजट में अच्छा खासा दिखता था। लेकिन अब के बजट में सब्सिडी का बहुत मेजर पार्ट है, क्योंकि कोरोना के टाइम में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा सब्सिडी दी गई रेशन में, अगर देखा जाए बाकी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स थी उन सब में भी देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा सब्सिडीज़ दी गई। लेकिन अब की डेट में क्या है कि क्योंकि इतनी ज़्यादा सरकार का कमाई नहीं हो पा रही है तो सब्सिडी कम करने की ज़रूरत है। और लीकेज अब लीकेज किस तरीके से होती है, देखिए जहाँ पर रिकॉर्ड डिजिटल नहीं होगा वहाँ पर सिंपल सी बात है लीकेज होनी ही होनी है, वहाँ पर करप्शन होगा। जो राशन गरीब को मिलना चाहिए सही दाम पे वो राशन उन्हें नहीं मिलेगा और वही राशन बाहर की दुकानों में एक महंगे दाम पे बेचा जाएगा। तो ये सब चीज़ें वहाँ हो सकती हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर राइटर कहना चाहते हैं कि पॉलिटिकल स्टेप हमें इस तरह से लेने हैं कि सब्सिडी का बिल भी कम हो, सही इंसान को सब्सिडी सही टाइम पे पहुँचे, और जो लीकेज है यानी जो बीच में धांधलेबाजी जो हो जाती है, जो करप्शन हो जाता है, उसको रोका जाए। अब राइटर यहाँ बताते हैं कि जो इकोनॉमिक सर्वे अभी भी हुआ, जो पार्लियामेंट के सामने रखा गया, उसमें सिंपल सी बात कही गई बहुत अच्छे तरीके से कि सब्सिडी का बिल जो है वो सरकार का बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ये वहाँ पर साफ साफ बताया गया है और बढ़ भी इस तरीके से रहा है कि अगर उसको कम किया जाए एकदम से तो जो जनता है उसको बहुत ज़्यादा
असर होगा तो उसको एक फेज्ड मैनर में कम तो नहीं, मतलब एक कंट्रोल करने की ज़रूरत है ताकि सही इंसान को सब्सिडी प्रॉपर टाइम पे पहुंचे। अब यहाँ पर राइटर एक बहुत अच्छा डेटा देते हैं, जैसे बता रहे हैं कि 2016-17 से 2019-20 के बीच का उन्होंने जितना भी फंड खर्च हुआ है, यानी जितना भी पैसा खर्च हुआ है इन सब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स में और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जो राशन जो खरीदता है FCI, उसका डेटा बताया गया है। तो बता रहे हैं कि कितना मतलब एक्सपेंडिचर बढ़ गया। देखिए जैसे 1.65 लाख करोड़ से सीधे 2.2 लाख करोड़ में बढ़ गया, यानी 17 से लेकर 19 तक इन इतने कम समय में इतना ज़्यादा सब्सिडी का बिल बढ़ गया। ठीक है, और ये भी बता रहे हैं कि आने वाले सालों में ये उम्मीद की जा रही है, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये बिल करीब करीब 2.5 लाख करोड़ तक चला जाएगा, जो बहुत ही ज़्यादा है। तो यही बात है कि समय के साथ साथ ये बिल बढ़ता ही जा रहा है, इसमें कमी नज़र नहीं आ रही है। तो कमी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यही जो बात मैंने आपसे ऊपर कही, पॉलिटिकल तरीके से इस चीज़ को कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब देखिए यहाँ पर बताते हैं राइटर की किस तरीके से विड्रॉल रेट जो है बहुत ज़्यादा हो चुका है। अब क्योंकि क्या होता है कि जो राज्यों के पास जो राशन जाता है वो करीब करीब यहाँ पर उसका डेटा दिया गया है कि वो जो राशन जो बढ़ चुका है वो 60 से 66 मिलियन टन तक जाता है। देखिए इतना ज़्यादा राशन जाता है, और इसमें से क्या आपको लगता है कि पूरा का पूरा राशन गरीबों जनता को, या जो भी जनता रजिस्टर्ड है सरकार के जितने भी राशन कार्ड के जो डायरेक्टरीज हैं उनमें रजिस्टर्ड हैं, क्या ये सारा राशन उनके पास पहुंचता है? जी नहीं, उनको नहीं पहुंचता, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग भी हैं जिनका राशन कार्ड में नाम है लेकिन वो लोग एक्चुअल में राशन नहीं लेते हैं, क्योंकि या तो अपने घरों से कहीं दूर हैं, उनकी जॉब दूर है, या फिर कोई और तरीका है, या फिर उनको सही नहीं लगता, मतलब उनका मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कमाई इतनी है कि वो जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वाली जो शॉप्स होती हैं उन पर डिपेंडेंट नहीं है, तो वो लोग भी नहीं लेते। लेकिन क्योंकि उनका नाम राशन कार्ड में है तो उनका राशन आता है इन सब शॉप्स में। अब क्योंकि वो लोग राशन नहीं लेंगे तो ये राशन की लीकेज होगी, यानी इस राशन को बाहर की जो मार्केट है वहाँ बेचा जाएगा, तो फिर वही करप्शन वाली बात दोबारा आ जाएगी। तो इतना ज़्यादा राशन जाने के बावजूद भी सही जनता को राशन नहीं पहुँच रहा। कई ऐसे लोग भी हैं जिनको राशन समय पर नहीं पहुँच रहा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जैसे जो NSSF है, जो NFSA है, यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है, उस एक्ट के दौरान इस सब का रेगुलेशन किया गया था जुलाई 2013 में। अब ये जो लॉ है, ये कानून है, ये कहता है कि जितने भी लोग हैं, जितने भी इसके बेनिफिशियरीज हैं, उनको 5 किलो चावल या उसकी जगह 5 किलो गेहूँ हर महीने मिलना चाहिए। ये कानून इस तरीके से ये चीज़ें बताता है, लेकिन एक्चुअल में ऑन ग्राउंड इतना नहीं मिलता। कई बार लोगों को कम मिलता है, कभी जैसे 3 किलो मिल गया, या कभी कभी मिलता भी नहीं है। कह देते हैं कि टाइम पर राशन अवेलेबल नहीं है, या अगर थोड़ा डिले हो गया राशन को अवेलेबल होने में तो राशन लैप्स हो जाता है, ऐसा भी लोग कहते हैं। अब बताया जा रहा है कि जो 2020-21 का जो ईयर है, इसमें अब क्योंकि कोरोना पैंडेमिक आया, तो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि इस पैंडेमिक में सब्सिडीज़ बहुत ज़्यादा दी गई सरकार द्वारा, इसलिए सरकार को आज की डेट में इतना ज़्यादा लॉस भी हो रहा है। और अभी जो पेट्रोल डीजल LPG के प्राइसेज जो इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, उसका मेन कारण यही है कि सरकार को जितना घाटा सब्सिडी में उस टाइम पे हुआ वो सरकार अभी रिकवर करना चाह रही है। तो इसलिए जो भी चीज़ें उस टाइम पे हुई, अब सरकार धीरे धीरे पैसा तो उसको बाहर निकालेगी ही। अब बताया जा रहा है कि किस तरीके से 4.23 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर सिर्फ सब्सिडीज़ पे ही हुआ है। इन सब फूड सब्सिडीज़ हैं, इन पे इतना ज़्यादा एक्सपेंडिचर हुआ है, और इसके अलावा भी एक्स्ट्रा बजट भी एलोकेट किया गया है। देखिए ये भी कम पड़ रहा है, भी एक्स्ट्रा बजट 84,636 करोड़ का एक्स्ट्रा बजट भी दिया, और फिर भी इसको पूरा मिला के कमी आ रही है। तो देख सकते हैं हम, इतना बड़ा अमाउंट होने के बावजूद भी अगर कमी आ रही है तो आगे जाके क्या हाल होने वाला है। दिसंबर 2020 तक केंद्र सरकार ने 94,000 करीब आप 94,000 मान लीजिए इसको, 94,000 मिलियन टन जो राशन है वो राज्य को NFSA की स्कीम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था। और इसमें था कि जनरली कोरोना के टाइम में आपने देखा गया होगा कि जो गरीब जो लोग हैं उनको राशन फ्री में बांटा गया, ये भी था। तो सिंपल सी बात है, सरकार का जो बिल है वो इन सब चीज़ों पे बढ़ना ही बढ़ना है। और उसके अलावा भी क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा सरकार का बिल बढ़ गया इस पर, तो सरकार ने कहा कि एक्स्ट्रा बजट एलोकेट किया जा रहा है, हम इसको कंट्रोल करेंगे। यानी 4.23 लाख करोड़ जो है वो तो ठीक है, लेकिन जो 84,636 करोड़ है इस चीज़ को हम कंट्रोल करेंगे। इसको हम कम से कम हो सके तो बिल्कुल ना के बराबर लाएंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा बजट देने की ज़रूरत नहीं लगती सरकार को, सरकार ये कहना चाहती है, सॉरी यहाँ पर राइटर ये बताना चाहते हैं। अब जैसा हम इशू प्राइस की बात करते हैं, तो जो सर्वे बताता है, जैसे आप सेंट्रल इशू प्राइस का सर्वे है वो बताता है कि जो गेहूं है वो 2 रुपये पर किलो और चावल जो है वो 3 रुपये पर किलो तक रहा है बहुत सालों तक। ये आज की बात नहीं है, ये काफ़ी सालों से यही रेट चलता आ रहा है।
लेकिन अब ये सरकारी रेट तो इतने पे तय हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड जो एफसीआई जो राशन खरीद रही है किसानों से, तो किसान भी थोड़ा दाम बढ़ा ही रहे होंगे। और समय के साथ साथ जैसे महंगाई बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो इन राशन के दाम बदलने चाहिए, ऐसा राइटर कहना चाहते हैं। अब क्योंकि ये एक तरीके से देखो डिवाइडेड है, जैसा ऊपर हम देख सकते हैं, हमने ऊपर डिस्कस किया, यहाँ पर राइटर कहना चाहते हैं कि पॉलिटिकल स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। तो वही पॉलिटिकल स्टेप यहाँ पर लेने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ आपकी इतने सालों से सेम रेट पे ही बिक रहा है, बल्कि जब खरीद सरकार जो कर रही है वो आने वाले सालों के हिसाब से वो खरीद का दाम बढ़ता जा रहा है। तो जब दाम बढ़ रहा है तो यहाँ पर भी रेट बढ़ाना चाहिए ना, कम से कम अगर 1 किलो पे 1 रुपया भी बढ़ाया जाएगा तो 5 किलो पे 5 रुपया एक परिवार से ज़्यादा आएगा। तो सिंपल सी बात है, सरकार की आमदनी पहले के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा बढ़ेगी, जितना भी सरकार पैसे का कलेक्शन करती है। सिंपल सी बात है, आमदनी तो सरकार को कुछ होती नहीं है इससे, क्योंकि ये एक सोशल आप ये कह सकते हैं कि गरीबों को मदद करने वाली ही चीज़ है, तो वहाँ पर तो क्या ही आमदनी करना। अब यहाँ पर मेन चीज़ जो आती है, सरकार बताते हैं कि अलग अलग राइटर कहना चाहते हैं कि अलग अलग राज्यों में ये चीज़ें बिल्कुल अलग अलग हैं। कुछ राज्यों में मान लीजिए 3 रुपये पर अगर जा रहा है, तो किसी राज्य ने ये सेट कर रखा है कि वो 1 रुपये पे ही पर केजी चावल या गेहूं को आगे बढ़ाएंगे। अब ये यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म क्यों नहीं है? क्योंकि सिंपल सी बात है, ये रेट जो है स्टेट ने डिसाइड अपने अपने कर रखे हैं। जैसे अब यहाँ पर बताया गया कि कर्नाटका और जो वेस्ट बंगाल है, वहाँ पर जो प्रायोरिटी हाउस होल्ड जो अंत्योदय हैं, उनको अलग अलग करके उनको ऐसा बताया गया कि जो उनके प्राइसेस हैं, जिन पे उनको ये वीट और राइस मिलेगा, वो एक तरीके से नील है, बिल्कुल ना के बराबर ही मान लीजिए, बिल्कुल नील हैं। होंगे भी तो थोड़े बहुत होंगे, लेकिन बिल्कुल ना के बराबर मान लीजिए। अगर उड़ीसा की बात करो तो वहाँ पर 1 रुपये पे सेट कर रखा है, ठीक है। और बाकी अगर बेनिफिशरीज की अगर हम बिहार या इन सब राज्यों में बात करें तो यहाँ 2 और 3 रुपये पे सेट कर रखा है। वैसे ही अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश ने 4.5 किलो 1 रुपये पे सेट कर रखा है। तो अलग अलग राज्यों की बात है वहाँ पर कि राज्य अपने अपने तरीके से सेट करते हैं। तमिलनाडु ने 1 रुपये पे सेट कर रखा है, देखिए। तो अलग अलग राज्य अपने अपने हिसाब से सेट कर रहे हैं, तो यूनिफॉर्मिटी नहीं है। तो इस यूनिफॉर्मिटी को लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए इसका जो भुगतान है, अगर जो इसका भुगतान का जो मेन लोड है वो किस पे पड़ रहा है, जो केंद्र सरकार है उस पर पड़ रहा है। तो हमें उस लोड को अगर सही डायरेक्शन में ले आना है, यानी लोड को प्रॉपरली कंट्रोल करना है और सब्सिडी भी ताकि सही डायरेक्शन में मिले, तो उसके लिए हमको इसमें रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। इसके अलावा राइटर ये भी कहना चाहते हैं कि कई बार ऐसी पॉलिटिकल मजबूरियां हो जाती हैं। मान लीजिए पॉलिटिकल लीडर जो है वो ऐसे वादे कर बैठते हैं लोगों से कि वो सस्ता राशन प्रोवाइड करेंगे, इस टाइप की चीज़ें करते हैं। तो इस टाइप की जो मजबूरियां भी होती हैं वो भी उनको मजबूर करती हैं कि उनको राशन के दाम या इस टाइप की जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम है उनमें दाम कम करने पड़ेंगे, क्योंकि इलेक्शन के टाइम में जो वादा किया है वो तो उनको निभाना पड़ेगा ही। उसके अलावा यहाँ पर ये बताते हैं कि रंगराजन ग्रुप जो है उनका जो 2014 का एस्टीमेट है वो बताता है कि बिलो पॉवर्टी लाइन में, याद रखिए जनगणना जो हुई थी, सेंसस जिसे कहते हैं, वो 2011 में हुआ था। अब अगले सेंसस कब होने वाला है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे लिख के बताइए। तो 2011 का जो जनगणना हुई थी उसके मुताबिक जो बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग हैं वो करीब 30% लोग थे पूरी जनता के, यानी आप मान सकते हैं मोटा मोटा 36 करोड़ लोग ऐसे थे जो बिलो पॉवर्टी लाइन थे उस समय में। तो इतने ज़्यादा जब बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं तो सिंपल सी बात है वो लोग ज़्यादातर इन सरकारी राशन की जो स्कीम है इन्हीं पर डिपेंड रहेंगे। तो इसलिए यहाँ पर रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है। अब ये रिफॉर्म किस तरीके से आएंगे, जैसे यहाँ राइटर ने स्टेप बताएंगे, रिकास्ट करना पड़ेगा इस पूरे सिस्टम को। तो इसमें जो मेन पॉइंट है उसकी जो मेन हाईलाइट ये आती है कि एक राइटर कहते हैं स्लैब सिस्टम बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब स्लैब सिस्टम कैसे, मान लीजिए जैसे आप देख सकते हैं कि 3 टाइप के होते हैं, एपीएल होते हैं, फिर बीपीएल होते हैं, फिर अंत्योदय होते हैं। तो ये एक तरीके का स्लैब सिस्टम ही मान लीजिए। लेकिन यही स्लैब सिस्टम जो है राज्यों के अंदर लाने की ज़रूरत है। देखना पड़ेगा कि राज्य के अंदर कितनी ज़्यादा जनसंख्या है, जनसंख्या के अलावा कितने लोग राशन एक्चुअल में ले रहे हैं, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती है, ताकि जितनी भी धांधली ना हो, लीकेज ना हो पाए, ये चीज़ बहुत मैटर करती है। तो इसलिए स्लैब सिस्टम लाने की ज़रूरत है। और ये स्लैब सिस्टम जो है वो केंद्र और जो राज्य सरकारें हैं इन दोनों को मिल के लाना पड़ेगा। अकेला ही जैसे यहाँ देख सकते हैं अलग अलग राज्यों ने अलग अलग रेट सेट कर रखे हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। केंद्र और राज्य मिल के डिसाइड करेंगे तब जाके सही स्लैब सिस्टम बनेगा और सही इंसान पे जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उसको सही सब्सिडी मिलेगी। जो लोग थोड़े ऊपर अमीर तो नहीं कह सकते, जो लोग थोड़े मिडिल क्लास के हैं उन लोगों को सब्सिडी ना भी पहुँचे या कम सब्सिडी भी पहुँचे तो काम चल जाएगा, ऐसा राइटर यहाँ पर बताना चाहते हैं। तो ये था ये वाला आर्टिकल। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले आर्टिकल की ओर। अब यहाँ पर 2 अलग अलग आर्टिकल्स हैं जैसे हम देख सकते हैं। पहला बताता है किस तरीके से हमें EIA की जो जितने भी रिफॉर्म्स हैं उनको हमें इम्प्लीमेंट करने में थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं।
अब जैसे यहाँ बता सकते हैं कि आपको अगर मैं सिंपल समय बताऊँ तो ड्राफ्ट EIA की जो रिपोर्ट थी, अभी उसमें रिसेंटली ये हुआ कि सरकार ने काफ़ी सारे काफ़ी सारे उसके जो रूल्स थे उनको रिलैक्स कर दिया गया। अब देखिए, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ कि सरकार बहुत जगह काफ़ी अच्छा भी कर रही है, लेकिन जहाँ सरकार सही नहीं कर रही है वो है एक ये डायरेक्शन जो जनरली लोगों को ज़्यादा नहीं पता। जो ड्राफ्ट EIA की रिपोर्ट नोटिफिकेशन 2020 जो आया, उसमें मोटे मोटे शब्दों में आपको बताऊँ तो सरकार ने ऐसा किया कि जितने भी सिक्योरिटी प्रोजेक्ट हैं, अब सिक्योरिटी प्रोजेक्ट कैसे, जैसे मान लो कि कहीं डैम बनना है, जैसे अरुणाचल में जो डैम बनते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर पे, वो इसलिए बनाए जा रहे हैं कि चाइना अगर कल को अपने डैम खोल दे ब्रह्मपुत्र जो रिवर पे है, तो आसाम, अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ आ सकती है। तो उन बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए जो केंद्र सरकार है वो अरुणाचल प्रदेश में रिजर्वॉयर बना रही है, ताकि एकदम से अगर कभी चाइना के साथ हमारे मतभेद हुए और चाइना ने अगर हमें फ्लड करना चाहा तो हम उस फ्लड को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अब क्योंकि आपको पता है कि हमारे कंट्री में मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर है, जंगलों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा, डेंसिटी जो है सबसे ज़्यादा इन्हीं दो राज्यों में है। तो अब क्योंकि अगर इस टाइप का प्रोजेक्ट को बनाना है तो सिंपल सी बात है कि पेड़ की कटाई करनी पड़ेगी, कई सारे जो जानवर होंगे अपनी जगहों से डिस्प्लेस हो जाएंगे, उनके घर खराब हो जाएंगे, तो ये सब चीज़ें होंगी। लेकिन कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना ही पड़ता है। तो अब अगर सरकार डायरेक्टली उस चीज़ों को नहीं कर सकती थी, तो सरकार ने क्या किया कि EIA जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की जो रिपोर्ट बाद में बनती है प्रोजेक्ट के बारे में, उसी को रिलैक्स कर दिया, उसी के जितने प्रावधान हैं उनको बदल दिया। सरकार ने कहा कि सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट होंगे, अब सिक्योरिटी में क्या आता है, मान लीजिए कोई भी ऐसी BRO कोई सड़क बना रही है जो देश की सेना के लिए बहुत ज़रूरी है, किसी भी पहाड़ी में पहुंचने के लिए या किसी भी ऐसी जगहों पे जाने के लिए, तो सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट होंगे, डैम बनना है, सड़क बननी है, हेलीपैड बनना है, कुछ भी ऐसे प्रोजेक्ट होंगे, वहाँ पर ही EIA की रिपोर्ट के जो रिफॉर्म्स होंगे इनको रिलैक्स कर दिया गया है। यानी अब सरकार जो है बिना लोगों से पूछे, जनरली ऐसा होता है कि मान लो कहीं भी अगर कोई सड़क बन रही है तो उसके आसपास के जो लोग हैं, जिनकी वहाँ ज़मीनें हैं, जो आसपास रहते हैं, उनसे पूछा जाता है, उनसे प्रॉपर कंसल्टेशन किया जाता है, और एक बार उनकी अनुमति हो गई उसी के बाद वो प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली अंडरटेक किया जा सकता है। लेकिन इसके अंदर अब लोगों की जो अनुमति है वो ज़्यादातर नहीं ली जा रही है, लोगों के जो वैल्यूएबल इनपुट थे वो नहीं लिए जा रहे हैं, और सरकार सिक्योरिटी के नाम पे सारे प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर रही है। और इससे हो क्या रहा है, इससे हो रहा है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है, जो नेचर है, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। सिंपल सी बात है, अगर आप ऐसे राज्य में पेड़ कटाई कर दोगे जहाँ पर मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर है, तो सिंपल सी बात है जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो ख़राब होगा ही होगा। क्या मुझे बता सकते हैं कि 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग अरुणाचल प्रदेश में की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कितनी है? ध्यान रखिए, मैंने यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी पूछी है, पॉपुलेशन नहीं पूछी है। तो आप मुझे इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी ज़रूर बताइए, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में आ चुका है, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी यूनिक है। तो अगर आप बता सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए इसके बारे में। इसके अलावा मैं आपको, हाँ, एक और चीज़ थी जो इससे पहले मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, वो था जो PDS जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वो जिन दुकानों से उनका वितरण किया जाता है, यानी जिस सरकारी जो राशन की दुकान है उनसे जो वितरण किया जाता है, उनको क्या बोलते हैं? तो उसका आंसर है फेयर प्राइस शॉप। उसको फेयर प्राइस शॉप कहा जाता है। आप चाहें तो इसको नेट पे भी चेक कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में एग्ज़ाम में यही चीज़ आती है, क्योंकि जनरली हमको राशन की दुकान के नाम से वो दुकानें पता होती हैं, लेकिन हमें उनका एक्चुअल नाम नहीं पता होता, और कभी एग्ज़ाम में आ जाता है कि फेयर प्राइस शॉप किससे कहते हैं, तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। अब हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर बताया गया कि किस तरीके से आज की डेट में यहाँ पर जो सिविल सोसाइटी है उनके जो रोल है वो सरकार ने एक तरीके से ख़त्म ही कर दिया है। लोग जो पब्लिक वॉइस जो है, यानी जो लोग जो कह रहे हैं, लोगों के जो व्यूज़ हैं, उनके जो विचार हैं, उनके जो वो जो रिपोर्ट करते हैं जो वायलेशन हो रहे हैं इन प्रोजेक्ट को बनाने में, उनको पूरी तरीके से नकार दिया गया है, और सरकार अपने सारे प्रोजेक्ट्स को अंडरटेक करने में लगी हुई है। इसके बाद यहाँ पर ये भी बताया गया है कि किस तरीके से सरकार को एक प्रॉपर लॉ इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जिससे एक रेगुलेशन हो और सही डायरेक्शन में प्रोजेक्ट भी इम्प्लीमेंट हो, लोगों के भी व्यूज़ लिए जाएं और इन्वायरमेंट उतना ज़्यादा डैमेज ना हो। क्योंकि देखिए, जब कोई प्रोजेक्ट बनता है तो प्रोजेक्ट बनने पे ही इन्वायरमेंट डैमेज नहीं होता, प्रोजेक्ट बनने के बाद भी जब उसकी मेंटेनेंस होती है, जब प्रोजेक्ट ऑपरेट होता है, तब भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज इन्वायरमेंट को होता है। तो उन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना है। इसके अलावा EIA की जो क्रेडिबिलिटी है उसमें बहुत दिक्कतें हैं, यानी ये प्रोसेस जो है बहुत रिलायबल नहीं है, क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि इसका जो डेटा बनाया जाता है वो मैनिपुलेटेड डेटा होता है, यानी सही डेटा नहीं होता। ऑन ग्राउंड चीज़ें कुछ और होती हैं, हमें कुछ और बताया जाता है, राइटर यहाँ पर ये कहना चाहते हैं। और ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि कम्युनिटी जो है
यानी जो लोग हैं, मान लो कि कोई प्रोजेक्ट बन रहा है तो सिंपल सी बात है, कुछ लोगों को अब वहाँ की जगह छोड़नी पड़ सकती है, कहीं और उनको जाना पड़ सकता है, तो लोग डिस्प्ले हो जाएंगे, तो उन लोगों के जो व्यूज़ हैं उनका क्या होगा, जो बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा उसका क्या होगा, जो शुद्ध पानी, हवा, जो फार्म एक्टिविटीज़, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ और जो पूरा इकोसिस्टम है उसका क्या होगा। राइटर यहाँ पर ये बात करना चाहते हैं। तो यहाँ पर EIA की जो है उसमें दिक्कतें तो हैं और उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत तो है, और इसकी रेमेडी क्या है, इसका हल क्या है, और हल है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। अब यहाँ पर राइटर बताना चाहते हैं कि एक प्रॉपर लैंड होना चाहिए इंडस्ट्री के लिए। ऐसा नहीं कि कहीं भी जाके पेड़ काट दिए या किसी भी जगह में जो हरी भरी जगह है उनमें कर दिए। जहाँ पर ज़रूरत है, जैसे बैरन लैंड है जहाँ पर कुछ उपज नहीं होता, अनाज नहीं उगता, वहाँ पर आप इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं। जो जितने भी नदियाँ हैं, जितने भी फॉरेस्ट हैं और जितने भी वेटलैंड हैं, इनको कंजर्व करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्या बता सकते हैं कि वेटलैंड के कंजर्वेशन के लिए कौन सा कन्वेंशन बनाया गया था। ये एक बहुत फेमस कन्वेंशन है और एक कहाँ साइन किया गया था। शायद मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन आप एक बार चेक करना, ये कन्वेंशन ईरान में साइन किया गया था। और इस कन्वेंशन का नाम मुझे आप बताएंगे, इसका नाम R से स्टार्ट होता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम अगले आर्टिकल पे अपने बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल जो है ये उत्तराखंड की जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई थी उसके बारे में बता रहा है। इसको हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन बताया जा रहा है कि किस तरीके से त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, उनसे उनके जो खुद के MLAs थे वो आज की डेट में नाराज़ थे। क्यों? क्योंकि वो कहते थे कि उनका जो गवर्नेंस का तरीका है, काम करने का तरीका है, वो बहुत बेकार है, वो सही नहीं है। और उसी की वजह से तीरथ सिंह रावत जी जो हैं वो अब उत्तराखंड के नए चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। अब बताया जा रहा है कि करीब करीब उत्तराखंड में 70 MLAs, 70 जो मेंबर थे जो असेंबली में बैठते थे, उसमें से करीब करीब 50% से भी ज़्यादा जो थे, 50% के आसपास मान सकते हैं, वो लोग त्रिवेंद्र सिंह रावत के अगेंस्ट हो चुके थे। तो नई दिल्ली से एक कमेटी मतलब भेजी गई उत्तराखंड देहरादून, और उस कमेटी ने जांच करी कि क्या ऑन ग्राउंड ये सब चीज़ें सच में हो रही हैं, और उस कमेटी ने पाया गया कि हाँ ये सब चीज़ें सच में हो रही हैं, और काफ़ी नेगेटिव रिपोर्ट सेंड करी, जिसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को नई दिल्ली बुलाया गया और उसके बाद आप देख सकते हैं उन्होंने अपना रेजिग्नेशन सबमिट किया। उसके बाद बता सकते हैं कि अभी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को 4 साल पूरे होने वाले थे, लेकिन 4 साल होने से कुछ दिन पहले ही उनका रेजिग्नेशन जो है वो हो गया। तो अभी तक उत्तराखंड में ऐसा कोई भी मतलब एक चीफ मिनिस्टर को छोड़ के ऐसा कोई भी चीफ मिनिस्टर नहीं है जिसने अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है। अब यहाँ पर बताना चाहते हैं कि ऐसा क्यों किया। इसका मेन रीज़न था कि देखिए अब अगले साल जो है मतलब 1 साल आप मोटा मोटा मान लीजिए कि उसका उत्तराखंड में जो है दोबारा इलेक्शन होंगे, और अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी चीफ मिनिस्टर रहते हैं, ऐसा राइटर कह रहे हैं कि अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी चीफ मिनिस्टर रहते हैं तो बीजेपी को अगले साल के इलेक्शन में घाटा हो सकता है, अगले जो इलेक्शन आएंगे, और वो घाटा बीजेपी नहीं सह सकती, क्योंकि सिंपल सी बात है, कोई भी पार्टी नहीं चाहेगी कि उनके कैंडिडेट हार जाएँ। तो इसलिए उन्होंने एक रिस्पॉन्सिबल कैंडिडेट, वो ऐसा कहते हैं कि एक रिस्पॉन्सिबल कैंडिडेट को लाया जो MLAs भी जिनको लाइक करते हैं, जिनका काम करने का तरीका MLAs को भी पसंद है, और जिससे लोग भी खुश रहें, ऐसा यहाँ कहना चाहते हैं। अब सिंपल सी बात है, अब यहाँ पर राइटर कहना चाहते हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी पावर में क्यों आए जबकि लोग उनको इलेक्शन से पहले उतना जानते भी नहीं थे। सिंपल सी बात है, राइटर यहाँ कहना चाहते हैं कि इलेक्शन में जीत हुई वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की जो पॉपुलैरिटी थी, जितना लोग उनके कामकाज के लिए जानते हैं, उस वजह से वहाँ पर बीजेपी आई। इस वजह से नहीं आई कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को बहुत लोग चाहते थे या उनको उनके काम के लिए वो बहुत जाने जाते थे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की जो इमेज है वो लोगों के सामने काफ़ी अच्छी है, इस वजह से बीजेपी वहाँ दोबारा जीत गई। लेकिन अल्टीमेटली ये कहा जा रहा है कि जो उत्तराखंड की सरकार है वो तरीके से न्यू दिल्ली से ही चलाई जा रही थी, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन स्कीम्स का उतना अच्छा नहीं किया था। क्या आप मुझे एक स्कीम का नाम बता सकते हैं कि जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने इम्प्लीमेंट की थी? ध्यान रखिए, स्कीम जो है दाल जो है, पल्सेस जो हैं, दाल के जो वितरण होता है फेयर प्राइस शॉप में, यानी जो राशन की दुकान में दाल का जो वितरण होता है उससे रिलेटेड है। आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताना है कि स्कीम का नाम क्या है। तो बताया जा रहा है कि नई दिल्ली से एक तरीके से उत्तराखंड की सरकार चलाई जा रही थी, और जो बीजेपी है, बीजेपी के जो मेन सिनोनियम है वो एक तरीके से मोदी जी को बताया जा रहा है कि बीजेपी का नाम सुनते ही सिंपल सी बात है मोदी जी की बात आती है। कोई भी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को एज ए इमेज नहीं देखता चीफ मिनिस्टर की। और अल्टीमेटली बताया जा रहा है कि ऐसी इमेज कब बनती है। यहाँ पर राइटर ने उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, उनसे कंपेयर किया गया है कि उनके एक्शंस बहुत इस टाइप के उनके एक्शंस हैं कि लोग उनको काफ़ी जानते हैं उनके एक्शंस की वजह से, चाहे वो एक्शन किसी भी टाइप के हैं, लेकिन हाँ उन्होंने काफ़ी ऐसे एक्शन लिए हैं जो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप को दिखाता है और एक नोटेबल एक्सेप्शन को दिखाता है। और कई लोग खुश भी हैं जिस तरीके से उन्होंने एक्शंस लिए हैं। और सिंपल सी बात है, अपोजिशन पार्टीज़ उतनी ज़्यादा खुश नहीं है, क्योंकि उनका काम ही है एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म प्रोवाइड करना अल्टरनेटिव गवर्नमेंट के लिए।
लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पर राइटर यही कहना चाहते हैं कि चीफ मिनिस्टर की इमेज इस टाइप की होनी चाहिए जैसे उत्तर प्रदेश में चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने अपनी डिपिक्ट की है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप को दिखाता है जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने नहीं दिखाई है। अब बढ़ते हैं अपने अगले आर्टिकल की। यहाँ पर बताया राइटर डिस्कस कर रहे हैं कि जो इंडिया की डिप्लोमेसी है, डिप्लोमेसी कह सकते हैं पाकिस्तान एज वेल एज चाइना की तरफ, वो एक अब सही डायरेक्शन में बिल्कुल बढ़ रही है। अब इस सही डायरेक्शन में किस तरीके से बढ़ रही है राइटर यहाँ पर ये डिस्कस करना चाहते हैं। अब जैसे यहाँ राइटर बता रहे हैं कि अब रिसेंटली हमने 2003 का जो एग्रीमेंट था सीज़ फायर का पाकिस्तान के साथ, उसके साथ एग्री कर लिया है। उसके अलावा हम देख सकते हैं कि चाइना भी अभी जो गलवान वैली में जो क्लैश हुआ था, अभी आप देख सकते हैं, अब चाइना भी अपने अपने ट्रूप्स को विड्रॉ कर रहा है, वहाँ पर एक तरीके से डिसएंगेजमेंट कर रहा है। तो हम देख सकते हैं कि दोनों ही स्फेयर्स में हमारी जो डिप्लोमेसी वो काफ़ी अच्छा काम कर रही है। लेकिन इसके अलावा राइटर ये भी कहना चाहते हैं कि हमने चाइना के साथ पहले भी काफ़ी सारे फेस ऑफ देखे हैं। 1962 के युद्ध में भी हमने देखा था, उसके अलावा डोकलाम के टाइम में भी जब 72 दिन का स्टैंड ऑफ हुआ था वो भी हमने देखा, और अभी गलवान वैली के टाइम भी काफ़ी लंबा स्टैंड ऑफ हमने देखने को मिला। तो इसके बाद राइटर बताना चाहते हैं कि किस तरीके से हमारी जो डिप्लोमेसी है वो इतने टाइम से चल रही है, लेकिन आज दोनों डायरेक्शन में डिप्लोमेसी सक्सेसफुल हुई है। लेकिन अब यहाँ पर राइटर ये कहना चाहते हैं कि क्या ये डिप्लोमेसी सच में सही डायरेक्शन में गई है जैसा हम सोच रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को अपने घुटनों पर टिका दिया, और इसलिए इस वजह से पाकिस्तान 2003 का जो सीज़ फायर एग्रीमेंट है उससे एग्री कर रहा है। लेकिन राइटर यहाँ पे बताना चाहते हैं कि इसका मेन रीज़न सिर्फ यही नहीं है। मेन रीज़न ये है कि पाकिस्तान आज की डेट में FATF की ग्रे लिस्ट में है, और अगर पाकिस्तान ने मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म को काउंटर नहीं किया तो पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में भी चला जाएगा, और एक बार पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में गया तो उनकी इकनॉमी अच्छे से गई। खैर आज की डेट में भी इकनॉमी उनकी डूबी हुई ही है, लेकिन फिर भी ब्लैक लिस्ट में जाने से कई कंपैरिजन में ग्रे लिस्ट में रहना पाकिस्तान के लिए ज़्यादा सही है। तो फिर यहाँ पर वही बात आती है कि पाकिस्तान का मेन रीज़न ये भी है कि पाकिस्तान स्टेबिलिटी इसलिए करना चाह रहा है कि ताकि वो ग्लोब दुनिया को दिखा पाए कि हाँ वो टेररिज्म के खिलाफ हैं, वो मनी लॉन्ड्रिंग को काउंटर कर रहे हैं। इसलिए राइटर कहना चाहते हैं कि उन्होंने 2003 के सीज़ फायर एग्रीमेंट से समझौता कर लिया है। इसके अलावा ये भी बताना चाहते हैं कि राइटर जैसे यहाँ पर क्लियरली मेंशन नहीं किया, लेकिन न्यूज़ में आया था कि 2020 में भी $77 बिलियन का मैक्सिमम ट्रेड हुआ पूरे वर्ल्ड में। इंडिया ने जो किया वो था चाइना के साथ, और ये सबसे नंबर 1 पे था। अब देख सकते हैं कि हमने फेस ऑफ होने के बावजूद भी, इतने सारे टेंशन होने के बावजूद भी इतना ज़्यादा चाइना के साथ ट्रेड ऑफ किया, तो सिंपल सी बात है चाइना भी चाहेगा कि इंडिया को कभी भी एज ए ट्रेडिंग पार्टनर खोना नहीं चाहिए, क्योंकि सिंपल सी बात है इंटरेस्ट एक साइड नहीं होते हैं, दोनों कंट्रीज़ को अपने अपनी जगह पे फ़ायदा होता है। इसलिए ये भी एक रीज़न है कि आज की डेट में चाइना जो है वो अपना डिसएंगेजमेंट कर रहा है, क्योंकि उनको एक स्टेबिलिटी बनानी है इंडिया के साथ। उसके अलावा 1962 की बात कही है कि जैसे 62 में क्या हुआ था कि एकदम से माओ जेडोंग ने जब इंडिया पे वॉर कर दिया था। वॉर कब किया था? जब IB ने नेहरू जी को सजेस्ट किया था। ऐसा यहाँ लिखा नहीं गया है, ये ऐसा हिस्ट्री में बताया गया कि जब IB ने नेहरू जी को सजेस्ट किया कि हमको जो फ्रंट लाइन पोस्ट जो है चाइना की तरफ उनको कवर कर लेना चाहिए, जब माओ जेडोंग को ये बात पता चली तो उन्होंने सीधा इंडिया पे अटैक खोल दिया था। तो ये बात भी यहाँ की गई है। उसके अलावा बताया गया है कि करीब करीब LOC में चाइना ने 5000 सीज़ फायर वॉलेशंस किए गए हैं, लेकिन इतने सारे वॉलेशन करने के बावजूद भी क्योंकि चाइना के ऊपर FATF का जो तलवार है उनकी गले में लटकी हुई है आज की डेट में, इसलिए चाइना आज की डेट में ये सब सीज़ फायर जो है उनको एग्री कर रहा है, और ये सब एक तरीके से दोस्ती आप कह सकते हैं दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये राइटर यहाँ पर कहना चाहते हैं। ऊपर से चाइना को भी ऐसा ये फील होता है कि पाकिस्तान के साथ उनका जो CPEC है, जो यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये उतना ज़्यादा फल फूल नहीं रहा है, इसके उतने ज़्यादा एडवांटेजेस नहीं दिख रहे हैं। उसकी कंपैरिजन में अगर आप इंडिया की बात करें, जो इंडिया ईरान के साथ जो हम ग्वादर पोर्ट में जो हम कर रहे हैं, जो हम चाबहार पोर्ट में जो हम कर रहे हैं, वो सही डायरेक्शन में चल रहा है, क्योंकि उससे हम अफगानिस्तान को भी कनेक्ट कर रहे हैं। उसके अलावा जो हमारी नेशनल पाइपलाइन जो हम इंटरनेशनल पाइपलाइन जो हम बिछाना चाह रहे हैं, वो ज़्यादा अच्छा ट्रेड रूट साबित होगी कंपेयर टू द CPEC। चाइना को ये सब चीज़ें भी ऑन ग्राउंड दिखाई दे रही हैं। उसके अलावा आपको पता है कि US में जब भी गवर्नमेंट चेंज होती है तो पूरे वर्ल्ड में, पूरे ग्लोब में चीज़ें चेंज होती हुई नज़र आती हैं। तो सेम बात यहाँ की गई है कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया की तरफ से भी प्रेशर में है, US एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी प्रेशर में है, चाइना की तरफ से भी प्रेशर में है, और FATF में तो है ही है, यहाँ बताना चाहते हैं। तो इतने सारे प्रेशर होने के बावजूद पाकिस्तान में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इंडिया के अगेंस्ट जाए और दोबारा वही काम करे जो उसने पहले कर रखे हैं। तो इसलिए पाकिस्तान आज इतना स्वीट आप कह सकते हैं हो रहा है। और इंडिया का तो सिंपल स्टांस है, इंडिया हमेशा उन कंट्रीज़ के साथ रिलेशन अच्छे मेंटेन करता है जो इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन हमेशा मेंटेन करते हैं। यहाँ पर ये बताया गया कि किस तरीके से US स्टेट डिपार्टमेंट ने इंडिया ने कश्मीर में जो भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने के लिए चीज़ें करी हैं, 370 का रिवोकेशन किया गया,
बाकी इंटरनेट रीस्टोर किया गया, ये सब चीज़ें जो भी कर रहे हैं वो एक बहुत सही डायरेक्शन में जा रही हैं। ऑल दो पाकिस्तान, मलेशिया, टर्की इन्होंने इसके पूरा अगेंस्ट गए थे, लेकिन यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने बिल्कुल कहा है कि ये बहुत अच्छा मूव इंडिया द्वारा लिया गया है। तो दोस्तों ये था आज के जो एडिटोरियल थे, ये सारे इंपॉर्टेंट थे। इसके अलावा एक दो एडिटोरियल ऐसे और थे जो न्यूज़पेपर में आए थे, लेकिन वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा रिलेवेंट ऐसे है नहीं। वो पॉलिटिकल टाइप के एडिटोरियल्स हैं, वो आपके कहीं ज़्यादा हेल्प होने नहीं वाले हैं। ऑल्दो आप उनके PDF में उनको पढ़ सकते हैं अगर आपको पॉलिटिकल न्यूज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है। दोस्तों ये था आज की इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि नॉलेज जो है वो शेयर करने से ही ज़्यादा बढ़ती है। उसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको डेली एडिटोरियल्स और उसके साथ साथ जो न्यूज़ डिस्कशन है वो आपको चैनल पे मिलता रहे। इसके अलावा इस चैनल में की इस जो वीडियोज़ हैं उनको लाइक कीजिए, इस वीडियो को भी लाइक कीजिए, और जैसा मुझे पता है कि आप ज़रूर इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।